यहाँ राशियों की बात नहीं हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम बात कर रहे हैं भाव की, जिसको हम कहते हैं हाउसेस। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि 12 फ्लोर की मंजिल में आप रह रहे हैं, तो 12 फ्लोर में ये 7वें फ्लोर में भी आप आए, ठीक है। तो 7वें फ्लोर का क्या कारक तत्व है, हम ये समझ रहे हैं। 7th हाउस हमारे डील्स, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है। हम किसी से कोई डील करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो हमें बताता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, जिनके ना बार बार कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं, या कोई भी एग्रीमेंट करते हैं किसी चीज का तो वो काम सफल नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हर काम अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करते हैं। वो छोटा सा काम भी किसी को देंगे तो कहेंगे कि एग्रीमेंट कर लो भाई। हम कोई जमीन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं। आपको एग्रीमेंट इश्यूज आ रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज आ रहे हैं जब हम किसी से कोई रिलेशन बनाते हैं, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं ना, जब हम डील करते हैं किसी चीज की, तो वो 7th हाउस है। आपस में की गई कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम 7th हाउस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, मैंने ये दूसरे क्लासेस में बताया है कि 7th हाउस में जब कुछ अलग से प्लैनेट्स बैठते हैं हमारे, तो ऐसा भी देखा गया है कि 7th हाउस में कुछ अगर ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं तो आपका काम बिना कॉन्ट्रैक्ट का चलता है। मतलब आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो बस मुंह वाला पार्टनरशिप करते हैं आप। द मोमेंट आप अपने पार्टनरशिप में पेपर लाते हैं, एग्रीमेंट लाते हैं, वो पार्टनरशिप टूट जाती है। शादियों में हम करवाते हैं बहुत बार ऐसी रेमेडी कि हम कहते हैं आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एग्रीमेंट होता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। द मोमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहां प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कई कई जगहों पे करवाना पड़ता है, तो वो 7th हाउस से ही देखा जाता है, ठीक है। वो डिटेल की चीज है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे हम चीजों को रिवर्स टेक्निक से जोड़ते हैं, समझते हैं। आप सुनेंगे आगे, आपके पास केसेस आएंगे कि मैं ना किसी के साथ पार्टनरशिप पे था, तो मुंह बोला पार्टनरशिप था, वो चल रहा था बहुत सालों से चलता आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हमने 10 साल बाद उनके बेटे के होने के बाद ये डिसाइड किया कि चलिए पेपर पे कर लेते हैं काम, और द मोमेंट हम पेपर पे एग्रीमेंट पे आए और हमारा काम जो है बंद हो गया। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। क्यों रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स? ये सब कुछ लिंक है एक दूसरे से। मैंने बताया था 6th हाउस इज योर ऑब्स्टेकल, ठीक है। जैसे कि आप इस बात को समझिएगा ध्यान से, जैसे फर्स्ट हाउस आप है, फर्स्ट हाउस आपका गेन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाउस से दूसरा हाउस जब भी होता है, मतलब किसी भी एक हाउस से दूसरे हाउस में हम जब नेक्स्ट में जाते हैं, तो ये उसका गेन होता है। तो अगर ऑब्स्टेकल्स का निधन हम पा रहे हैं तो कहां से पाएंगे? रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मतलब ऑब्स्टेकल से निकलना है तो 7th हाउस। समझ आया क्यों आया है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स? मैंने एक बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि 7th हाउस हमारे क्लाइंट हैं और 6th हाउस हमारे क्लाइंट के पैसे हैं, याद है? मैंने बोला था 7th हाउस आपके क्लाइंट हैं और 6th हाउस आपके क्लाइंट के पैसे हैं। इसका मतलब अगर ये पर्सन ए आपका क्लाइंट है, ये मैं 12th हाउस जब पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे। तो क्लाइंट के पैसे जब पॉकेट से निकलेंगे, मतलब उसका खर्च होगा तो आपका बेनिफिट होगा। तो ए का खर्च होगा, मतलब ये फर्स्ट हाउस से मान लेते हैं अगर, तो अगर ये ए के लिए, आपके क्लाइंट के लिए खर्च जो होता है ना, वो 12th हाउस होता है। तो जो क्लाइंट के लिए खर्च होगा 12th बनेगा, तो वो आपका बेनिफिट बनता है। इसीलिए कहते हैं ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट का पैसा है, ठीक है। अभी हम आगे इस चीज को समझ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ओपन माइंडेड होकर समझिएगा और बिल्कुल फ्री माइंड से समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा उलझन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
सेक्सुअल ऑर्गन्स ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। जॉइंट वेंचर ये भी हम 7th हाउस से देखेंगे। जब हम किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं तो भी हम 7th हाउस देखते हैं। पार्टनरशिप वेंचर जब हम कर रहे हो तभी हम 7th हाउस से ही इसको लिंकअप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप बिजनेस, अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी हम 7th हाउस से ही लिंक करते हैं। फ्रेंचाइजी आप दे रहे हैं अपने बिजनेस का, जब हम फ्रेंचाइजी दे रहे होते हैं, किसी को फ्रेंचाइजी खोल रहे होते हैं, तब भी हम किसी के साथ डील कर रहे होते हैं, किसी को अपना पार्टनर अपने ही ब्रांच का हिस्सा दे रहे होते हैं, तो वो भी हमारे 7th हाउस में आता है। कस्टमर डीलिंग, पब्लिक रिलेशन, कैसा आपका रिलेशन है, कैसा उनके साथ बॉन्डिंग है लोगों के साथ, वो भी 7th हाउस से देखा जा सकता है। हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा पार्टनरशिप रहेगा, ये भी हम 7th हाउस से देखेंगे। आपके स्पाउस भी 7th हाउस से देखे जाते हैं। वेडिंग प्लानर, वेडिंग प्लानर का काम करते हैं आप, जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं उनको भी 7th हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस से ही वो काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स, सोशल अवेयरनेस एजेंसी जो होती है, बेसिकली आप 7th हाउस के कारक तत्वों को समझेंगे ना, जहां पर आप लिंक बना रहे हैं लोगों से, जहां पर आप जोड़ना चाहते हैं लोगों को अपने साथ, अपने किसी एग्रीमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में, वहां पर 7th हाउस का रिलेशन होता है। सिर्फ 7th हाउस स्पाउस ही नहीं होता, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो 7th हाउस बता सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि 7th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, सूर्य जो होता है फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है। ठीक है, हमें पता है सूर्य जब निकलता है फर्स्ट हाउस से निकलता है, ठीक है, फिर वो निकला, ऊपर चढ़ा बहुत ज्यादा ताप में, 4th में, 5th, 6th, 7th में आकर सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य यहाँ से उगता है और 7th में आकर शाम को अस्त हो जाता है। इसलिए 7th नंबर राशि में सूर्य नीच के होते हैं। ठीक है, 8th हाउस, 8th हाउस हमें क्या बताता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है। ये हाउस एक्टिव है तभी आप यहाँ बैठे हैं। बिना इस हाउस के एक्टिवेशन के कोई भी इंसान किसी भी ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस को कर नहीं सकता। ये आएगा तभी आप आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट साइंस में आने वाले लोग, लगभग 99% लोग लाइफ से तंग होकर, परेशान होकर, बहुत ज्यादा पीड़ा में आकर यहाँ आते हैं। यहाँ आकर उनको आराम मिलता है, सुकून मिलता है, लाइफ का दिशा मिलता है। इसलिए हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में आने वाले लोग दुखियारी होते हैं। आपके पास सारे दुखियारी आते हैं, खुश होकर हमारे पास कोई नहीं आता। हम अगर कोई काम करते हैं, किसी का काम करते हैं ना, तो लोग जब जब दुखी होते हैं लाइफ में तब हमें याद करते हैं, सर ये हो गया देख लीजिए, ऐसा हो गया देख लीजिए, ये चीजें चली गई देख लीजिए। जब अच्छा चल रहा होता है ना तो एस्ट्रोलॉजर्स को कोई याद नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 8th हाउस से रिलेटेड काम करते हैं। ये होता है एक्सट्रीम पेन, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसको, प्रोडक्शन भी कहते हैं, जहां पर बेसिकली बात को समझिए, 8th हाउस एक ऐसा कारखाना है, एक ऐसा फ्लोर है जहां पे चीजें बन रही है और बंद हो रही है, मतलब जहां चीजें बन रही है और खत्म हो रही है। 8th हाउस में चीजें खत्म हो जाती है, 8th हाउस से चीजें क्रिएट भी होती है। जिन जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई इंसान कुछ और था, कुछ और बनकर उभरा है, निकला है, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो 8th हाउस के बिना नहीं हो सकता। जब किसी बंदे को बहुत ज्यादा लाइफ परेशान कर रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो 8th हाउस से पीड़ित होते हैं। तब जाकर वो जैसे ही एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, इस विद्या को पढ़ते हैं, साधते हैं, 8th हाउस को रेमेडी करते हैं, तब जाकर 8th हाउस की रेमेडी होती है और वो 8th हाउस से कॉन्कर कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनकी लाइफ में, वो चेंज ला पाते हैं। तो 8th हाउस प्रोडक्शन का हाउस है,
प्रोडक्शन का काम, प्रोडक्शन की चीजें, जहां पर आप नई चीजें बना रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्लास्टिक की बीड्स आते हैं छोटे छोटे, उससे खिलौने बनते हैं, टॉयज बनते हैं, चीजें बनती है। तो वो एक प्रोडक्शन है, एक कुछ भगार सी चीज जो कोई काम की नहीं है, उसको पिघलाकर चीजों को ट्रांसफॉर्म करके जब आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो आपने ट्रांसफॉर्म किया ना, जहां पर ट्रांसफॉर्म होगी चीजें वहां पर एट हाउस आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, प्रोकास्टिनेशन का हाउस है। जब एट हाउस एक्टिव रहता है, आप इसकी रेमेडी नहीं करते, तो यही एक हाउस है जो आपको आलसी बनाता है। यही एक हाउस है जो आपको बोलता है कल करेंगे ना, अरे कल ज्वाइन कर लेंगे, क्लास ज्वाइन करने में क्या रखा है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना। जब जब ये चीजें होती हैं, तो आप समझिए कि आप एट हाउस को एक्टिवेट करते हैं और आपका एट हाउस पावर पकड़ रहा है। हमें एट हाउस को हमेशा समझना पड़ता है, उसको साधना पड़ता है, तभी हम इससे ऊपर आ सकते हैं। और ये आपको लाइफ में नेक्स्ट हाइट तक लेकर जाता है। जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं या कुछ अलग बन जाते हैं, कुछ अलग कर जाते हैं लाइफ में, वो एट हाउस की बदौलत ही करते हैं। तो ये आपके प्रोकास्टिनेशन का भी हाउस है। ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स, ये बड़ा ऑब्स्टेकल्स वाला हाउस है। ये ना लाइफ में फंसाता है, तो ऐसे फंसाता है कि कुछ नहीं पता चलता। एट हाउस इज लाइक अ ब्लैक होल, ये समझ लीजिए। ये एक ऐसा हाउस है जो बहुत बड़े बड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, हो ही नहीं रहा लाइफ में, कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही, वो एट हाउस से पीड़ित है। जब लोग बातें करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा इस पर्सन का एट हाउस एक्टिव है। चोट पे चोट लगे जा रहा है, बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं, एट हाउस एक्टिव है। मेंटल पेन, डिप्रेशन जो कहते हैं ना, ये डिप्रेशन का हाउस है। जब किसी को डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल पेन, बहुत ज्यादा पेन से कोई गुजर रहा है, बेसिकली आपको दिखाई देगा। बहुत लोग ऐसे ब्रेकअप से गुजरते हैं, या किसी रिलेशन के टूटने से गुजरते हैं, या किसी के कुछ बोल देने से गुजरते हैं, तो वहां आपको एट हाउस साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमें इसके एट हाउस को ट्रीट करना है, हमें इनके एट हाउस में ध्यान देना है, कौन है, क्या बैठा है, क्या कर रहा है। चलो एट फ्लोर में चलते हैं, वहां जाके साफ सफाई करके आते हैं। सीधा ऐसे ऐसी चीजों को पकड़ना है। टेक्निकल वर्क जो होता है वो भी एट हाउस होता है। जितने भी आपको टेक्निकल वर्क में लोग मिलेंगे, वो भी एट हाउस का कार्य कर रहे हैं। इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस में क्या मिलता है, ये भी एट हाउस डिसाइड करता है। एट हाउस इज लाइक, समझिए, सडन चीज, ऐसी चीज जो आपको पता नहीं है। मैंने ब्लैक होल क्यों कहा, क्योंकि एट हाउस ऐसा है ना कि आपको दिखेगा नहीं कि उसके पीछे क्या रखा है। मतलब एक अंधेरा रूम है जहां पर आपको पता नहीं, हो सकता है खजाना हो सकता है कुछ ना हो सकता है शेर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक ऐसा हाउस है। ये एक ऐसा हाउस है जिसकी प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होती है। ये एक सडन हाउस है। इसका सबसे बड़ा स्टार मार्क आप यही लिखिए कि सडन हाउस है। ये सडन लॉस, सडन प्रॉफिट, आपको पता ही नहीं आपको इनहेरिटेंस में क्या मिलना है, छिन जाएगा, मिल जाएगा। तो वो जो चीजें हैं ना, जो आपको मिलती है बिना मेहनत किए, जो आपको सडनली चीज मिल गई, किसी को डॉरी मिल गई, ठीक है, किसी को अच्छे से किसी का काम मिल गया, किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिया। पहले जमाने में सुना होगा आपने, बाप पर दादा दादा ने किसी को किसी की जमीन गिफ्ट कर दी, किसी ने किसी को फ्री में जमीन दे दी। तो वो सब एट हाउस का कार्य है। ठीक है, ब्राइब जो होता है, घूस जो होता है, ये भी आपको एट हाउस का कार्य है। ब्राइब भी लेने का तरीका होता है। ये हमने बहुत सारे क्लासेस में बताया हुआ है कि कैसे ब्राइब को भी बचाया जा सकता है। ठीक है, आपको अगर सही तरह से सही अनुपात में चीजों को करना है, तभी आप कर सकते हैं, वरना एट हाउस का जो मार है उससे आप बच नहीं पाओगे, बच ही नहीं सकते। ठीक है, ब्राइब क्या होता है, ये भी एक सडन चीज है, पता नहीं कितना मिले, क्या मिले, कैसा है, जो चीज नहीं पता, सडन होने वाली चीज, अचानक से मिलने वाली चीज, ये सारी चीज एट हाउस है। डिप्रेशन, हार्डकोर डिप्रेशन एट हाउस का एक्टिवेशन है, ये समझ जाइएगा। बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं जो लोग बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। आपको जाके एट हाउस में वो डायरेक्शन देखना है, जोन देखना है, चीजें देखनी है, समझना है, आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा, क्लियर कट स्ट्रेट अवे आंसर मिलेगा एस्ट्रो वास्तु से। लॉटरी, लॉटरी इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एट हाउस। जिसका एट हाउस बहुत अच्छा है, उसको कभी ना कभी लाइफ में लॉटरी बहुत अच्छी लगती है। लॉटरी मतलब आपने एक छोटी सी टिकट ली और लॉटरी लग गया, अच्छा लॉटरी लग गया, किसी को पता ही नहीं कितना लगना है। जो सडन चीज है ना, ये भी आपकी एट हाउस को बताती है। सडन गेन, सडन लॉस, सडनली आपका कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया,
बहुत बड़े पैसे किसी ने स्कैम कर लिए, सब 8 हाउस। ऑकल्ट साइंस, जितना भी ऑकल्ट साइंस की विद्या है ये 8 हाउस, जो चीजें नहीं दिखती वो 8 हाउस। ऑकल्ट साइंस में आपको दिखता नहीं है कुछ, आप ये एज्यूम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑकल्ट साइंस क्या है, आप जितना रिसर्च करें उतना अंदर जाते जाएंगे, उतना अंदर जाते जाएंगे, काइंड ऑफ ब्लैक होल। तो ये ऑकल्ट जो है ये प्योरली 8 हाउस है। जितने भी लोग अपना एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, आज अभी वास्तु पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोवास्तु पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ऑकल्ट साइंस की विद्याओं को, वो अपने 8 हाउस को पॉलिश कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं है और यहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होकर आगे अलग स्टेज में जाने वाले हैं। बहुत लोग आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, छोड़ देते हैं, वो लोग सर्टेन टाइम के लिए उनका 8 हाउस एक्टिव होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, भाई 1 साल 2 साल के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वो उनका 8 हाउस उनको तकलीफ देने आया था, लेकिन उन्होंने 8 हाउस को साधने के लिए इस विद्याओं को पढ़ना चालू किया और वो डिफॉल्ट रेमेडी कर गए। डिफॉल्ट कोई ऐसी रहस्यमय चीजों को पढ़ने लग गए, समझने लग गए, डिफॉल्ट रेमेडी हो गई, और वो 8 हाउस जो उनको तकलीफ देने आया था वो उनको पॉलिश करके चला गया। ये ऐसा हाउस है, इसलिए इसको कहते हैं ऑकल्ट का हाउस है। सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी होती क्या है, जब भी हम अपने आप को बहुत कम समझने लग जाएं, जब हमारे साथ बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आ जाते हैं ना, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कुछ नंबर्स के लिए सुसाइड कर लेते हैं। क्या होता है ना, जब आपके अंदर चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, आपके इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन है ये, तो वो भी आपके 8 हाउस से ही आता है। डेथ एंड लॉन्जिविटी, ये भी आपके 8 हाउस से देखा जाता है, डेथ भी आपके 8 हाउस से देखा जाता है। 8 हाउस इज अ हाउस ऑफ डेथ। डाउरी, ये भी आपका 8 हाउस है। आपको कितना डाउरी मिलेगा आपको नहीं पता, या मिले ना मिले, आप लेंगे नहीं लेंगे, सारी चीजें जो है ये 8 हाउस से डिनोट की जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ट्रांसफॉर्म करता है। जिन जिन लोगों के लाइफ में तकलीफें आती हैं वो लोग तकलीफ को कॉन्कर करते हैं और कुछ नया वर्जन बन के निकलते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आपकी लाइफ में आप ये देखें कि आप किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में 8 हाउस को आपने ठीक किया है। 8 हाउस और 8 नंबर राशि जो होती है, हम कहते हैं 8 नंबर राशि जिसकी होती है, 8 नंबर लग्न वाले या राशि वाले, ऐसे लोगों के लाइफ में 3 बार कम से कम ऐसा समय जरूर आता है जब ये लोग 0 पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये लोग ऐसे कंडीशन में आते हैं लाइफ में कि इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 3 बार मरकर बचते हैं। एक्सीडेंट से नहीं, अपने पोजीशन ऑफ लाइफ में, उनके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो उनको ट्रांसफॉर्म होना होता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपको मिलेंगे, आप देख लीजिए वो लोग ट्रांसफॉर्म होकर ही आगे आए, क्या थे और क्या हो गए। पेन जो कहते हैं ना कि पेन से गेन होता है, जितना आपको तकलीफ होती है, चीजें आपको सिखाती हैं, वो 8 हाउस है। इसलिए हम कहते हैं जितना मेहनत से आप सीखेंगे पढ़ेंगे आप उतना आगे जाएंगे। ये 8 हाउस का ही स्टडी है। 9th हाउस, 9th हाउस सात्विक हाउस है हमारे। समझ लीजिए कि 9th हाउस जो है हमारे कर्म है, कर्म, पिछले कर्म, जो कर्म हमने अच्छे किए हैं उसका फल जो है हमारा 9th हाउस है। ये आपके कर्मों के फल के बारे में बात करता है। ये है हाउस ऑफ प्रीस्ट, हाउस ऑफ दान धर्म, ऐसे कहते हैं ना, धर्म का घर है, ये धार्मिक घर है। 9th हाउस में पूजा पाठ होती है, 9th फ्लोर में पूजा पाठ होती है, सारा पूजा का कार्यक्रम जो है 9th हाउस में होता है। 9th हाउस में लोग आशीर्वाद लेते हैं, 9th हाउस में अपने कर्मों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, और आपके लक, गुडविल, सारी चीजें 9th हाउस बताता है। आपका लक कैसा रहने वाला है। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि लक से चीजें मिल गई, लक से अपॉर्चुनिटी मिल गई। बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा, वो लोग ये बात जरूर कहते हैं कि इट इज माई मेहनत, मैंने मेहनत बहुत किया लेकिन लक मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर करता था। अगर मेरा लक साथ नहीं देता, मैं सही समय पे सही जगह पर नहीं रहता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इसका मतलब ही यही है कि आपका अगर 9th हाउस आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपको लक से चीजें नहीं मिलेगी। लक साथ नहीं देता तो आप कितना भी मेहनत करिए। बहुत सारे लोग जो एग्जाम्स में बैठते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, कुछ बच्चों का एग्जाम होता है। अगर किसी का 9th हाउस एक्टिव है,
हम कॉम्बिनेशंस करवाते हैं, एक्टिव करवाते हैं। जब तक आपका लक फैक्टर एक्टिव नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ अकेले पढ़ रहे हैं या सबसे ज्यादा पढ़ने वाले का एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। आईएएस के एग्जाम में लास्ट में 3 लोग बचते हैं, 4 लोग, जो कि सारे आईएएस को एग्जाम को क्लियर करके आते हैं, इंटरव्यू में वो फंस जाते हैं, उसमें से 3 चला जाता है। तो क्या तीनों चार चार जो आए थे इंटरव्यू के लिए वो लोग तेज नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे? सारा ज्ञान उनको था, वो सारे एग्जाम को क्लियर करके आए थे। लेकिन लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो 9th हाउस बताता है। इसलिए 9th हाउस का भी हम एक्टिवेशन करवाते हैं। विजडम, आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी समझ है अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, रिलीजन के बारे में, ये सारी चीज 9th हाउस बताएगी। 9th हाउस में आपको मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं, आप अपने धर्म को ही नहीं मानते, आप हर चीज में उल्टा करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग ट्रैवल, जब हम लंबा ट्रैवल करते हैं ना कई दिनों का, वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। लंबे लंबे ट्रैवल्स होते हैं आपके, तो ये भी 9th हाउस से देखा जाएगा। आपकी ग्रोथ, मैंने कहा ना हम 9th हाउस एक्टिवेट करते हैं। 9th हाउस हम अगर किसी एक्टिवेट देखते हैं, जब पोजीशन ऐसा आता है किसी की लाइफ में कि हमें लगता है कि अब इसका लक इसको बचाएगा, तो हम 9th हाउस एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में ग्रोथ, सडन ग्रोथ आता है, 100% आता है। अचानक से चीजें आने लग जाती है उनके पास, अचानक से काम आने लग जाता है, अचानक से चीजें बनने लग जाती हैं। लेकिन वो एक्टिवेशन आपको आना चाहिए सही तरीके से। 9th हाउस आपको बता सकता है कि आपको कैसा दान करना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको सही दान क्या करना है, तो आप कैसे चीजों को समझेंगे? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, समझेंगे इसको। कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का जो काम होता है ये भी 9th हाउस, जब आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब चीजों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी 9th हाउस का ही काम है। ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे 9th हाउस से रिलेट करते हैं। आपका पुण्य, पाप पुण्य हमने सीखा है ना, तो पुण्य जो होता है वो 9th हाउस बताता है। ये एक ऐसा बैंक है जो बताता है कि कितने पुण्य आपके पास है, कितना लेके आए हैं आप, कितना भोगने वाले हैं आप। कर्मा ऑफ प्रेजेंट अर्थ, आपके कर्म का प्रेजेंट बर्थ का भी जो कर्म है वो आपके 9th हाउस को बताता है, पता होता है। जितने बड़े बड़े प्रोफेसर आपको मिलेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी, इंटेलिजेंट, विजडम वाले प्रोफेसर मिलेंगे, ये भी आपको 9th हाउस से रिलेट करते मिलेंगे। फिलोसोफर्स जो होते हैं, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है किसी चीज के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, उनका 9th हाउस आपको बेस्ट मिलेगा। ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंट का भी काम 9th हाउस से देखा जाता है। बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। प्रीस्ट जो होते हैं जितने भी, ये भी आपको सारे 9th हाउस से देखे जाते हैं। जज, एनजीओज, डोनेशन, जज आपको मिलेंगे 9th हाउस से रिलेट करते हुए, क्योंकि ये लोग फैसला लेते हैं लोगों की लाइफ का, अच्छा बुरा। एनजीओ क्या करता है? लोगों की हेल्प करता है, लोगों के कर्मा कैंसिलेशन होते हैं, जो आपने सुना होगा एनजीओ में दान करते हैं लोग, अपने कर्मा ठीक करते हैं, भाई यहाँ पे दान कर दो हमारे पुण्य हो गए। डोनेशन इतना बड़ा वर्ड है इस हाउस के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। किसी भी इंसान को ये सबसे ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि उसको दान क्या करना चाहिए। आपका 9th हाउस बताता है, कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस के बताते हैं कि आपको कौन सा दान करना सही रहेगा, किस चीज का ध्यान दान करना सही रहेगा। हमें यही नहीं पता कि हमें दान क्या करना है। सिर्फ पैसों का दान दान होता है? अगर आपका 9th हाउस अलाउ नहीं करता है, पैसा इज बुध, मरकरी, ठीक है, अगर आपका 9th हाउस अलाउ नहीं करता है बुध मरकरी डोनेशन करना, तो आप पैसों का दान करते हैं मंदिर में, टेम्पल में, कहीं पर भी, और आपकी लाइफ में बैड लक चालू हो जाता है। आप बोलते हैं मैंने तो अच्छा काम किया। आपका आपका 9th हाउस अलाउ नहीं करता लाल चीजों को दान करना, मंगल को दान करना। आप जा रहे हैं लाल लड्डू लेकर मंदिर में और आप कह रहे हैं हमने तो बहुत अच्छा किया, हम तो काम करके आ रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा। आपको यही नहीं पता कि हमने 9th हाउस को एक्टिवेट कैसे करना है। आपका 9th हाउस ही बताता है कि किस चीज की डोनेशन आपको लाइफ में आगे ले जा सकती है, किस चीज से आपका 9th हाउस एक्टिव होगा, किस चीज से आप 9th हाउस को खराब करेंगे। इसलिए दान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी।
10th हाउस। 10th हाउस बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग 10th हाउस के बारे में ज्यादा बात करते हैं। पैसा तभी आता है जब काम होता है हमारे पास। तो 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपका कार्य, कर्म, वर्क, करियर, प्रोफेशन, आपका क्या काम रहने वाला है, किस फील्ड में आप काम करेंगे, ये 10th हाउस बताता है। कैसा काम करेंगे, किस इंस्टीट्यूट में काम करेंगे, किस तरह का आपका प्रोफेशन लाइफ अच्छा नहीं है, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वर्क में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, 10th हाउस में जाके देख लो। बॉस बहुत परेशान कर रहा है, अच्छा जॉब नहीं लग रहा, 10th हाउस में जाके देख लो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, वर्क अच्छा नहीं चल रहा, उनके घर में 10th हाउस का जो जोन है, उस जोन में वो जाते ही नहीं, बैठते ही नहीं, दूर दूर कभी गए नहीं, ऐसा होता है। कहते हैं इस जगह पर हम क्यों जाएं, ये रूम तो हमारा है ही नहीं, हम इस जोन पर जाते ही नहीं कभी। आप अपने जोन पर जाते ही नहीं, मतलब आप अपने कर्म स्थान पर जा ही नहीं रहे, आप उसको एक्टिवेट ही नहीं कर रहे। वो 90% से ज्यादा आपको केसेस में यह बात मिलेगा कि वो अपने कर्म स्थान पर टाइम स्पेंड नहीं करते, वहां की एनर्जी एक्टिवेट नहीं करते, और कहते हैं हम परेशान अपने करियर से, या ऐसा कुछ उनका वास्तु ही होता है कि वो नहीं जा पाते। फेम एंड रेप्यूटेशन, आपका फेम, आपकी रेप्यूटेशन बताता है 10th हाउस। आपको कितना फेम मिलेगा, आपको कितना रेप्यूटेशन मिलेगा, आपके लोग कितना जानेंगे आपको, आपको लोग कितना रेस्पेक्ट करेंगे, ये 10th हाउस बताता है। 10th हाउस बेसिकली ना बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ये आपको स्टेबल करता है, ये आपको स्टैंड करता है। ब्रांडिंग, जिन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है, ब्रांड क्रिएट किया है, वो 10th हाउस उनका बहुत स्ट्रांग मिलेगा। ब्रांडिंग इश्यूज आ रहे हैं तो आपको 10th हाउस चेक करना चाहिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल करियर में पॉलिटिशियंस को आप देखेंगे, जो लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका 10th हाउस आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, उनके घर का 10th हाउस का जोन आपको बहुत स्ट्रांग। ऑनर फ्रॉम किंग और गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है क्या आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, सरकार से कोई इश्यूज हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, या सरकार से जो लाभ होता है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आपका 10th हाउस बताता है। आपका बिजनेस, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, क्या आपकी लाइफ में बिजनेस है भी या नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बिजनेस कर करके परेशान हैं, लेकिन बिजनेस हो ही नहीं रहा उनसे, कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा, उनको यही नहीं पता कि अरे उनके लाइफ में बिजनेस लिखी ही नहीं तो कैसे हो जाएगी। आप कहते रहो 50 बिजनेस कर लो, आपकी लाइफ में अगर लिखा है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में जाओगे तो आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। बहुत सारे रेयर कंडीशन ऐसा होता है कि वो बिजनेस कर ही नहीं सकते, उनको बिजनेस सूट ही नहीं करता, प्रोडक्ट्स वो बेचेंगे चलेगा ही नहीं, तो क्या कर ले। उनको ये पता होना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटिफिकेशन है कि ये बताती है हमें कि आपको ये काम नहीं करना है, या फिर आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, जॉब इंडस्ट्री में जाना है। जब हम ये समझते हैं हम वहां फोकस करते हैं, हमारा लाइफ चल पड़ता है। बस एस्ट्रोलॉजर्स का काम ही यही है। पब्लिक रिलेशन, आपके साथ आपके पब्लिक का रिलेशन क्या होगा, जो आप लोगों से बात करते हैं, आपके कस्टमर्स हो गए हैं, या फिर जिन लोगों से आप डील करते हैं अपने वर्क लाइफ में, ये सारी चीजें से जो रिलेशन बनता है आपका, वो भी 10th हाउस बताता है। फादर्स वेल्थ, आपके फादर का वेल्थ भी 10th हाउस बताता है। आपके फादर का कितना वेल्थ होगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी आपका 10th हाउस बता सकता है। ठीक है, फादर्स के पास कितना पैसा, कितना शोहरत, ये चीजें भी हैं जो 10th हाउस बताती है। डिजिटल कंपनी जो भी होगी वो 10th हाउस से रिलेट कर रही होगी। सेलिब्रिटीज, आपको लगता है कि अगर कोई सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा फेमस है तो उनका 10th हाउस अच्छा नहीं है और वो फेमस हो जाएंगे। 10th हाउस का बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको नेम फेम मिलेगा, आपको रेपुटेशन मिलेगा, आपको काम मिलेगा, है ना।
काम जो होता है हमारा, ये तो 10th हाउस है, तो ये हमें बताता है कि भैया कौन सा जो हमारा 10th हाउस का रिलेशन है, यही तो है जो हमारे को काम दिलाता है। आप कितने फेमस होंगे, इससे ज्यादा सेलिब्रिटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? काम मिलना। कितने सारे सेलिब्रिटीज हमने देखे हैं जिनको काम ही नहीं मिल रहा। काम नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन तक सस्टेन करोगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका 10th हाउस स्ट्रांग होना होता है, जो हम करवाते हैं, वास्तु के जरिए करवाते हैं। कि आपको काम मिलेगा तो ऑलरेडी आपको फेम नेम मिलने लग जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, इसका पूरा सेक्टर जो है 10th हाउस से रिलेट करता है। हायर डेजिग्नेशन, आपको अपने काम में कितनी उपलब्धि मिलती है, ये भी आपका 10th हाउस बताता है। कैसे पद में आप काम करेंगे, ये भी आपका 10th हाउस बताता है। सेल्फ कंट्रोल 10th हाउस बताता है। देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि यही है सारी चीजें जो जवाब देती है। जितना आपने इन वर्ड्स को समझा, इस पे अपना काम किया, आप ऐसे ही नहीं बनोगे। आप जितना इन वर्ड्स पे काम करते चले जाएंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये किस हाउस की बात कर रहा है, इसकी जो पीड़ा है वो किस हाउस की है। ऐसे ही समझा जा सकता है। बाकी आप थ्योरीज कितना भी पढ़ लें, कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं कि कौन सा हाउस क्या बता रहा है, वो कहना क्या चाहता है। किसी की कुंडली देखेंगे ना, देखते ही वो हाउस ऊपर आएगा आपके पास और वो बताएगा कि हाँ ये चीज है, इनको ये चीज दो, बात खत्म। ठीक है, ये था हमारा 10th हाउस। अब हम आते हैं 11th हाउस में। यहां तक क्लियर है सबको? यस नो कुछ भी बता ही दीजिए। यस सर। 11th हाउस है आपके प्रॉफिट्स का। जो आपका 10th हाउस है वो कर्म है, जो आप काम करते हैं उस काम का जो फल है वो क्या बताता है? 11th हाउस बताता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी हाउस का सेकंड हाउस जो होगा वो उसके फल के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैंने आपको बोला ये बात, देखिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को समझा जा सकता है और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को सीखा जा सकता है। जब तक आपका थोड़ा जुगाड़ू दिमाग नहीं है ना, आप एस्ट्रोलॉजी में बस थ्योरीज में फंसे रह जाओगे। अरे उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, मैं क्या पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसके लॉजिक्स को समझ जाएंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी लगने लग जाएगी कि आपको लगेगा अरे ये चीज मुझे नहीं पता चल रही थी, इतना छोटा सा बात। अगर मैंने आपको यहाँ बोला कि ये फादर का वेल्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने बोला कि ये फादर का वेल्थ है, ठीक है, इसका मतलब हुआ ये फादर है। अगर आप ये हैं, ये आपका वेल्थ के बारे में बात करता है, मतलब फर्स्ट से सेकंड जो होता है ये वेल्थ के बारे में बात करता है, आपके वेल्थ के बारे में। तो अगर मैं ये फादर के वेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो घर है वो आपके फादर के बारे में बात करेगा। आपकी कुंडली से आपके फादर के बारे में पता चल सकता है। ऐसे ही रिलेट किया जा सकता है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे जाना है। इसी तरह से ये जो 10th हाउस कर्म का हाउस है हमारा, तो इस कर्म का जो फल होगा वो 11th हाउस बात करेगा। क्लियर है कि हमने क्या किया, हमने बाकी चीजों को भूल गया और इसको फर्स्ट समझ लिया। वैसे ही हम बाकी चीजों को भूल गए, जिस बारे में बात हो रही है उस बात को सीधा रखा कि भाई ये फादर्स वेल्थ कैसे हो गया। फादर्स वेल्थ तभी हुआ जब ये फादर बना। तो अगर ये फादर है तो ये फादर्स का वेल्थ है। क्लियर है? ऐसी चीजों को रिलेट करना है, सिर्फ थ्योरी में फंस के नहीं रहना, चीजों को समझना है। ये चीज ऐसे समझ आ जाती है ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता और कभी भूलेंगे भी नहीं आप। मैंने तो ऐसे ही समझा है, ऐसे ही सीखा है और ऐसी चीजें समझ आई। मुझे भी याद नहीं रहता, मेरे दिमाग में भी वो प्रोसेसर नहीं है कि मैं याद कर पाऊँ। मेरे अंदर का जो रैम है बहुत छोटा सा है, 2 GB का रैम है, इसलिए मैं ज्यादा याद नहीं कर पाता।
ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस आपका हैप्पीनेस है, आपकी खुशी है। 11th हाउस जिसका अच्छा रहता है, आप समझ लीजिए उसकी लाइफ में बड़े बड़े चीजें आती हैं, बैठे बैठे चीजें आती हैं, वो है 11th हाउस। आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आप उसका कर्म भोग, उसका फल भोग रहे हैं, वो 11th हाउस। आप ऑब्वियसली जब बहुत अच्छा काम करेंगे, काम आपका अच्छा चलेगा, तो आपके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खुशी आएगी। पैसे से आप सारी चीजों को ला सकते हैं। कौन सी ऐसी हैप्पीनेस है जो खरीद नहीं सकते आप अपने फैमिली को खुश रखेंगे, आप खुश रहेंगे तो आप ऑब्वियसली आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। प्रॉफिट्स, जब आपका काम चलेगा तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। 11th हाउस आपके प्रॉफिट के बारे में बात करता है कि क्या आपको धंधे में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कैसा प्रॉफिट होगा। आपका 11th हाउस बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, गेन्स कैसे हैं आपके, ये आपकी बात करता है 11th हाउस। अगर किसी के 11th हाउस गड़बड़ है, पैसे कितने भी आ जाए बच नहीं पाता, रख नहीं पाते, आने से पहले खर्च हो जाते हैं। गेन्स, आपकी गेन्स के बारे में बात है, क्या आपने कमाया, रखा क्या, आपके पास बचा क्या, वो आपके गेन्स के बारे में बात होता है। 11th हाउस होना एक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपके पास आएंगे, मैं पैसे बहुत कमाता हूँ, कमाती हूँ, लेकिन रख नहीं पाते, ईएमआई में कट जा रहे हैं सारे पैसे, इधर उधर चले जा रहे हैं। 11th हाउस आपका करेक्ट नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, ये है आपका 11th हाउस। जब आपके डिजायर का फुलफिलमेंट होता है तो आपको खुशी की अनुभूति होती है, वो 11th हाउस। इच्छाओं की पूर्ति होना खुशी है, इच्छाओं की पूर्ति ना होना दुख है। सुख और दुख की परिभाषा यही है। तो इच्छाओं की पूर्ति, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, आप चीजों को सोच रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं, आपने सोचा मुझे गाड़ी लेनी है और समय पे आप गाड़ी ले पा रहे हैं, तो आप 11th हाउस का कार्य कर रहे हैं, 11th हाउस आपका सही चल रहा है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, मेरे डिजायर्स क्या है, शौक, जो आज की जितनी चमक धमक शौक है ना, ये शौक जो पूरे करते हैं 11th हाउस। सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, आपको कैसा सपोर्ट मिलेगा बड़े लोगों का, समाज में जो फेमस लोग हैं उनका सपोर्ट कैसा है आपकी लाइफ में। अच्छे लोगों का, बड़े लोगों का सपोर्ट रहता है ना, तो हमारा काम बहुत इजीली होता है। आप कहीं जाते हैं, किसी कार्य में, सरकारी विभाग में किसी कार्य में जाते हैं, वहां पर आप लाइन पे लगे होते हैं, लेकिन आपकी पहचान वहां पर किसी सीनियर से है। आप एक फोन करते हैं, अंदर से एक बंदा आता है, कहता है चलिए आपका काम हो जाएगा तुरंत। तो ये होता है सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये आपका 11th हाउस बताता है। ठीक है जी, क्लियर है। आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कैसे रहने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले, ये आपका 11th हाउस बताएगा। बहुत अच्छा किसी किसी के साथ होता है, बहुत बड़े फ्रेंड सर्किल रहते हैं, बहुत पुराना दोस्ती रहता है, अचानक से वो सारी दोस्तियां टूट जाती हैं, शादी के बाद टूट जाती है, शादी के पहले टूट जाती है, जो भी चीजें हैं एक्स वाई जेड। लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल, आपके फ्रेंड का लाइफ, मतलब फ्रेंड सर्किल का लाइफ जो है आपका, ये बताता है आपका 11th हाउस। समझ आया। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं, इसको रिलेशन से समझेंगे आगे, ठीक है। जैसे 11th हाउस है, मैंने ये क्या बताया 8 हाउस के लिए आपको, 8 हाउस इज डेथ, ठीक है। 8 हाउस जो है वो डेथ का हाउस है। तो आपको ये बात बहुत गहराई से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 8 हाउस डेथ का हाउस है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट हाउस समझूं, अगर मैं इसको फर्स्ट हाउस समझूं, तो इसका 8 हाउस कौन होता है, मुझे बताइए। सर 11th हाउस। 11th हाउस। 11th हाउस इसका 8 हाउस बनता है, ठीक है। इसका डेथ जो है, मतलब ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा तो ये डेथ, ये कम हो जाएगा, खत्म हो सकता है। हर कुंडली में हर भाव का एक डेथ भाव है। जैसे अगर आपका
इसका 8 हाउस कौन बनेगा? बताइए कोई। सर सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस बनेगा। मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। हो सकता है कि फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट है, ये मैरिज है, ये स्पाउस है, जितनी भी चीजें मैंने कारक तत्व बताएं, इससे इसका डेथ हो सकता है, मतलब आपकी कमाई में फर्क पड़ सकता है। जब भी किसी की शादी होती है तो सबसे ज्यादा किस चीज का नुकसान होता है? हमने सुना है हमेशा, अरे शादी कैसे कराएं, पैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं शादी में, लाखों करोड़ों रुपए लॉस खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। समझ आया? किस भाव का कौन सा 8 हाउस बनता है? आप ऐसे सारे हाउसेस को पढ़ेंगे और समझेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप एक इतना अच्छा कुछ सीखेंगे, रहस्यमय चीजें सीखेंगे, और आप सो नहीं पाएंगे जब ये रहस्य के बारे में आपको पता चलेगा। एक बात मैं आपको और बताता हूं, चलिए। अगर मैं इसको फर्स्ट हाउस लूं तो 8 हाउस कौन बनेगा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस बनेगा। जी। ये 8 बन जाएगा। अब आप जाकर के देख लीजिए, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जो लोग हैं जो 8 हाउस का काम कर रहे होते हैं, उन लोगों का उनके फैमिली के साथ उनके रिलेशनशिप कैसा रहता है, मतलब इनका सोशल कनेक्शन कैसा रहता है। ये लोग हमेशा सोशली बाहर जाते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। यस सर, राइट। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, जब आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे ना, जब आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी सोशल लाइफ जीरो हो गई है। आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इन सब चीजों, डेथ हो जाता है सोशल लाइफ का। इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, जो बहुत गहरे महीन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। बहुत रहस्यमय चीज है, इसको समझना होता है। ऐसे ही हर हाउस का एक डेथ हाउस है। सभी को आप खुश नहीं रख सकते, इस बात को हमें समझ के चलना होता है। ठीक है? खुश तो भगवान भी नहीं थे। ठीक है, ये गेन्स हो गया, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो गया, सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल हो गया। आई थिंक आपको ये सूत्र समझ आया होगा, ये बहुत महंगा और बहुत अमेजिंग सूत्र है। हर हाउस को फर्स्ट बनाइए और उससे देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस जो आपको चीजों के बारे में बताते हैं, कैसे हेल्प करनी है लोगों की, सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है आपके 11th हाउस से डिनोट की जाती है। आपको रिवॉर्ड, आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कहते हैं ना कि बोनस जो होता है, काम के साथ किया गया मिला हुआ बोनस, वो 11th हाउस बताता है। मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, आपको कितनी सुविधा मिलेगी, आपको कितना लग्जरी मिलेगा आपकी लाइफ में। आप काम बहुत करते हैं, लेकिन वही गधों की तरह काम करते हैं दिन भर, लेकिन पैसे भी हैं लेकिन सुख नहीं है आपके पास। सुख मतलब आपको अच्छी नींद चाहिए, अच्छे बेड में नींद चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे घर में सारी फैसिलिटीज चाहिए, आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। जो भी मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है, गाड़ी, घर, ये सारी चीजें, ये सब 11th हाउस है। जितनी बेनिफिट्स वाली चीजें, जितनी चमक दमक वाली चीजें, जो आपको चीजें मिलती है कि मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे घर चाहिए, वो सारी चीजें 11th हाउस है। एनजीओ, ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 11th हाउस हमारा क्या निकला? 10th हाउस का फल। 11th हाउस इज योर गेन्स, प्रॉफिट्स एंड योर कर्म का फल। ठीक है, 11th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग हाउस, इसका सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हम वास्तु में भी कहते हैं, हम मोस्टली जब आप लोगों को रेमेडीज बताते हैं तो कहते हैं अपने 11th हाउस को एक्टिवेट करके रखिए। क्यों? क्योंकि आपके पास तो जो भी काम आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है ना, कौन आपको कॉल करेगा, कहाँ से आपके पास काम आएगा, कहाँ से आपके पास लोग आएंगे। ये तो 11th हाउस का एक्टिवेशन है जो बताता है। आपने कहाँ से मुझे देखा, कभी मेरे लिंक को देखा, वीडियोस को देखा, फिर आपको लगा हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो मेरे लिए तो मेरा 11th हाउस एक्टिवेशन है ना, मेरा कर्म है, उसका फल है। ठीक है जी। ट्वेल्थ हाउस बड़ा डरावना हाउस है, लोग बहुत डरते हैं इससे, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हाउस है। ट्वेल्थ हाउस बताता है आपके लॉस का, आपके खर्च का, आपके लॉसेस, आपकी लाइफ में किस चीज में लॉस होगा। लॉस कब होता है, हमें लॉस की अनुभूति कब होती है पता है? अगर कोई बैठा है इंसान, उसको अचानक से कोई तबीयत खराब हो जाए, आप सुनेंगे पेरेंट्स से, माँ बाप से, अरे यार डॉक्टर के पास गए थे, लग गए इतने पैसे, मेडिसिन में लग गए इतने पैसे, बर्बाद हो गए पैसे। तो वो पैसे आपके ट्वेल्थ हाउस के हैं, वो वहीं जाने हैं, वहीं जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आपको ऐसा कोई समय मिले, संजोग मिले, जहां पर आपको पैसे देने ही देने हैं, मतलब वो आपके ट्वेल्थ हाउस का पैसा है, उसको खुशी खुशी दीजिए, उसको खुशी खुशी दीजिए। उससे आपकी आत्मा खुश होगी। उससे क्या होगा आपको बेनिफिट, ये समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये क्या क्रिएट करेगा, आपकी पर्सनालिटी क्रिएट करेगा, आपको सही करेगा। जो लोग डॉक्टर को पैसे देने में रोते हैं, पुलिस को पैसे देने में रोते हैं, किसी मैकेनिकल को पैसे देने में रोते हैं, वो लोग खुद रोते हैं लाइफ में, वो अपने आप को खराब करते हैं। जितने भी लोग ये बात कहते हैं ना, कह रहे डॉक्टर के पास गए थे यार, 1000 रुपये फीस लग गया उनका, तो लूट रहे हैं डॉक्टर, तो वो इंसान परेशान ही रहेगा, वो फिर से बीमारी भी लेके आएगा। और अगर आपने खुशी खुशी पैसे दिए कि ये आपकी फीस है, ये रखिए, आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू दैट मनी, तब आपकी लाइफ में एक चेंज आता है। कभी आप फंस गए किसी ट्रैफिक जाम में, वहां पर आपको पता है कि यहाँ मुझे इस पुलिस को 500 रुपए देने हैं, देकर निकलिए कान पकड़ कर, उसको याद मत कीजिए, वो उसी के पैसे थे जहां आपको देने थे। इससे आप भाग नहीं सकते, ये हाउस आपको भागने नहीं देगा। ट्वेल्थ हाउस जब कोई खर्चे करा रहा होता है, जब आपके बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं ना, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोगों के लॉस हो गए। मान लीजिए किसी का कोई पैसा डूब गया, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा वो पर्सन, उसको ये नहीं पता कि वो पैसे तुम्हारे थे ही नहीं। जो चीज तुम्हारी नहीं होती वो चली जाती है, जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारे पास आ जाती है। एक इंसान अपनी लाइफ में कितना धन संजो कर रखेगा उसे नहीं पता है, रख पाएगा भी कि नहीं उसे नहीं पता है, तो खर्च के लिए क्यों टेंशन लेना। आपका एक्सपेंस, आपकी खर्च, ये बताता है आपका ट्वेल्थ हाउस। बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, ईएमआई पे ईएमआई दिए जा रहे हैं, लेकिन ये चक्र एक्टिवेशन की चीज है। जब हमारे खर्च होते हैं, मैक्सिमम लोग आपको ट्वेल्थ हाउस से पीड़ित लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं अपने खर्चों से परेशान हूँ, लोन पे लोन बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, और खर्च भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वेल्थ हाउस को नेगेटिव यूज किया है, उन लोगों ने चीजों को समझा नहीं, इस भाव को नहीं समझा, ये कितना ब्यूटीफुल भाव है। आपका इन्वेस्टमेंट ट्वेल्थ हाउस है। अगर आप किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, भले आपको उसके ब्याह में कुछ मिला, लेकिन पैसे तो आपने इन्वेस्ट किए ना, तो वो आपका ट्वेल्थ हाउस होता है। हम कहते हैं बहुत लोगों को, उनकी कुंडली ये बताती है कि आपको पैसे नहीं रहने वाले आपके हाथों में पैसे टिकेंगे नहीं। अब वो क्या करें, मैं उनको कहता हूँ आप इन्वेस्ट कर दे चीजों में। आपके पास पैसे आते हैं, आप कोई ऐसा स्कीम ले लें, ऐसी चीजें ले लें जहाँ पे अकाउंट में पैसे आते ही किसी चीज में इन्वेस्ट हो जाए, किसी फंड में इन्वेस्ट हो जाए, किसी चीज में इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहने वाले आपके हाथों में। मतलब आपका ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट रहना है, पैसे आपके पास टिकने नहीं, वो आपके पैसे जो हैं वो एक्सपेंस, खर्चे, लॉसेस में चले जाएंगे। आप क्या कर लीजिए, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। जो पैसे आपके पास नहीं है खत्म, लेकिन वो आपको गेन्स में मिल जाएंगे। फॉरेन कंट्री, जिनका ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता है, अच्छा होता है, उन लोगों का फॉरेन ट्रैवल होता है, फॉरेन कंट्री से लिंकअप होता है। फॉरेन कंट्री से, जैसे आपकी कंट्री से दूसरे कंट्री का जो भी रिलेशन बनेगा वो ट्वेल्थ हाउस से बनेगा।
12th हाउस अच्छा होता है, हम कहते हैं भैया अपने जन्म स्थान को छोड़कर फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहां तुम्हारी तरक्की है। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अपने बर्थ प्लेस पर कुछ नहीं कर पाते, जहां वो दूर जाते हैं अपने बर्थ प्लेस से उनको सक्सेस मिलती है, उनकी पर्सनैलिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? मैक्सिमम अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो हम कहते हैं कि आप मिनिमम 1000 किलोमीटर चले जाइए घर से दूर, जो आपकी जन्मभूमि है वहां से आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है। जैसे ही आप जाते हैं 12th हाउस एक्टिवेट करते हैं, 12th हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेट होता है, वो आपको क्या देता है? आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा देता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है, जब हम इसको पॉजिटिवली एक्टिव करते हैं। ठीक है, क्या ये तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की बात हो जाएगी। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाता, ठीक है। फॉरेन कंट्री सारी चीजें जो है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड चीजें, ये सब आपका 12th हाउस बताता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी काम है, जिस भी तरह का काम है, बाहर से रिलेटेड काम, प्रोडक्ट्स बेचना खरीदना, ये सारी चीजें आपके 12th हाउस से डिनोट की जाती है। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में क्या होता है? सबसे ज्यादा तो पैसे खर्च होते हैं। वहां होता क्या है? जब भी कोई शॉपिंग मॉल जाता है क्या करने जाता है? पैसे खर्च ही करने जाता है, कमाने बहुत कम जाते हैं। शॉपिंग मॉल ऐसी चीज ही है कि आप जाओगे तो पैसे खर्च करके आओगे। तो वो हार्डकोर 12th हाउस का चीज है, 12th हाउस का प्लेस है। जेल होता है, हॉस्पिटल होता है, ये सारी चीजें 12th हाउस का गेम है। कितने लोगों को हमने जेल की रोटियां खिलाई हैं। आपका जेल जाने का योग है, आप जेल जाओगे, इससे अच्छा कहीं से भी जुगाड़ करो, कैसे भी जुगाड़ करो, आपको पता होना चाहिए जेल की रोटियां बाहर बिकती है बहुत महंगे, तो उनको जेल की रोटियां खिलाई जाती है रेगुलर कुछ दिन तक, ताकि उनका जेल का जो योग है वो कटे। ये एस्ट्रोलॉजी का पावर है। बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ जब मौका मिले तो कभी किसी फ्रेंड से, कोई आपके रिलेटिव में हॉस्पिटल में, उनको देखने जाइए, उनसे मिलने जाइए। कोई जा रहा है, कभी ऐसा संयोग लग रहा है तो आप बिल्कुल जाइए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप एंटर करते हैं ना, आप 12th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, काटते हैं उस कर्म को, इसलिए जाना चाहिए। ये डिफॉल्ट रेमेडी है। अब एक बात बताइए, किसी की कुंडली में है कि उनको ना 12th हाउस एक्टिवेट रहना ही रहना है, उनके योग में है, अब वो क्या करते हैं? वैसे लोग हॉस्पिटल में ही काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर का तो डिफॉल्ट 12th हाउस एक्टिव है, ठीक है। तो वो जेल, हॉस्पिटल, ऐसी जो चीजें होती हैं जहां खर्च होते हैं पैसे, वो सारा 12th हाउस से डिनोट किया जाता है। रिसर्च, जब हम चीजों का रिसर्च करते हैं, जो चीजें पहले से हैं उसको फिर से रिसर्च करना, वो होता है 12th हाउस। चैरिटी जितनी होती है 12th हाउस से होती है। गुप्तदान, चैरिटी, लोगों की चैरिटी करना, पैसों की चैरिटी करना, ये सब 12th हाउस एक्टिवेशन। बेड प्लेजर भी 12th हाउस से देखा जाता है। करेंसी एक्सचेंज, ये भी आपका 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस का आप कारक तत्व समझ पा रहे हैं, इसके एसेंस को समझ पा रहे हैं, ये क्या बात कर रहा है। 12th हाउस बता रहा है कि जहां पैसे लुट रहे हैं वहां रोना नहीं। बस इस बात को आज गांठ मार के जाइए अपने पास से, जहां पैसे जा रहे हैं वहां रोइए मत, आपके पास पैसे आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने कहीं पे पढ़ा था या देखा था, मुझे याद नहीं है। एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा उनके कर्जे हो गए थे, पैसे, लोन्स की, क्रेडिट कार्ड्स की। उन्होंने क्या किया, जो एटीएम होता है ना, जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो कुछ पैसे कटते भी, तो उन्होंने उनका जो रेस्ट बैलेंस था क्रेडिट कार्ड में, सारे पैसे एटीएम से विड्रॉ किए और वो पैसों को रोड में बांटती चली गई। जो लोग मिले उनको बांटते चली गई और उनके सारे लोन कवर हुए। वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम, कि जब आप बहुत ज्यादा कर्जे में है ना, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं और कितना दे सकता हूँ, क्योंकि
जब कोई इंसान 50 लाख कर्जे में आपके पास आता है ना, वो उस समय आपसे 500-500 रुपए के लिए लड़ाई करता है कि मुझे उनसे, उनके लिए वो 500 रुपए उनकी किडनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी 50 लाख रुपए के डाउन में है। तो वो उन लोगों का जो एनर्जी है ना, वो मूलाधार चक्र पे रहता है, मतलब उनकी एनर्जी ऊपर आ ही नहीं पाती। जब तक आपकी एनर्जी, आपकी चेतना ऊपर नहीं आएगी, आप उस कर्ज से बाहर आ ही नहीं सकते, और आपकी लाइफ उसी में कटती रहेगी। तो आपको उससे बाहर आना इंपॉर्टेंट है। हम काम ही यही करते हैं कि हम उनको किसी भी तरह ऊपर के चक्र पे लाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ, अगर कोई ऐसा केस आता है ना मेरे पास कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ के कर्जे में हूँ और बाहर निकाल दीजिए, मैं कहता हूँ आप मुझे जितना भी पैसे देंगे मैं उसका 50 इंटू करके आपको दे दूंगा वापस। अब आप बताओ मुझे कितना दोगे? लोग सोचते रह जाते हैं क्या बात हो रही है, कितना दें और क्या छोड़ दें। और ऐसा होता है, हमने करवाया है। आपकी चेतना, आपका दिल, आपका जो चक्र है ना, हार्ट चक्र, डोनेशन का, चीजों का 12th हाउस एक्टिवेट कीजिए। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आप उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। वो आपको और नीचे कर्ज में डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा। जो चीज आप बांटेंगे वो चीज आपके पास आएगी। अगर आप 12th हाउस बांटेंगे वो चीज आपके पास आएगी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉ ऑफ नेचर है। यही 12th हाउस और फर्स्ट हाउस का रिलेशन है। कर्ज से बाहर निकलने की मैं एक रेमेडी आज आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा इसको अप्लाई कीजिएगा, समझिएगा। बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है जीवन में, पैसों को बांटना चालू कर दीजिए। जितना आप नेचर को जो चीज देंगे वो 8 गुना इंटू करके आपके पास वापस आता है। बातों को सुनना नहीं है, अप्लाई करना है। योगा, मेडिटेशन, मन की शांति। जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हम अपने चक्रास को क्लीन कर रहे होते हैं। हम जिस बॉडी पार्ट से मेडिटेशन योगा करते हैं ना, वो बॉडी पार्ट का हमारा चक्रा क्लीन होता है, क्लींजिंग होती है। तो योगा, मेडिटेशन, जितनी भी प्रैक्टिस है ना, ये सारी, ये सब कुछ पंचकर्मा, ये जो जो चीजें होती है, सब आपके 12th हाउस को पॉलिश की जा रही है। शेयर मार्केट, इन्वेस्ट, ये भी आपके 12th हाउस से देखा जाता है। यहाँ बात हो रही है इन्वेस्ट की। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, जो लोग प्रॉपर्टी में बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब 12th हाउस। आपका दान, ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? अब बताइए, किसी को कोई डाउट है, किसी की कोई क्वेरी है तो हम आगे समझेंगे। सर, या जी बताइए। अभी ये जो आपने सारे हाउसेस कंप्लीट किए हैं, अभी इसके बाद हर हाउस में प्लैनेट्स आएंगे तो कैसे काम करेंगे ये भी सिखा रहे हैं? हाँ, हम अभी जैसे हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब हम प्लैनेट्स के कारक तत्वों को समझेंगे कि प्लैनेट्स के क्या कारक तत्व हैं। ठीक है, तो अब प्लैनेट के जो कारक तत्व हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि 12th फ्लोर का, ठीक है, अब 12th फ्लोर में 9 लोग हैं। 9 लोग हैं, अब कोई किसी के साथ रह रहा है उस फ्लोर में, कोई अकेला रह रहा है, या उस फ्लोर में कोई नहीं रह रहा, या जो भी रह रहा है, जैसे भी रह रहा है, जो इंसान जिस प्रवृत्ति का है, वो उस फ्लोर में वैसे अपने गुण फेंकना चाहता है, तो उसके रिजल्ट्स वैसे ही आते हैं। ओके। ठीक है, तो एक प्लैनेट का कारक तत्व है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में वही कंटिन्यू करेंगे, प्लैनेट्स का कारक तत्व। उससे पहले हम फैमिली रिलेशन पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा हमारा, हम फैमिली रिलेशन पढ़ेंगे कि कौन से हाउस हमारे किस फैमिली मेंबर की बात करता है। जैसे अगर मैं बोलूं, आप मुझे कहेंगे कि मेरी ना मेरे फादर से नहीं बनती, या फिर आपके फादर को कोई प्रॉब्लम हुई है, मेरे पास आपका चार्ट है, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं किस यस हाउस से सर, देखूंगा? मैं अभी आपको वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली थी। आपने पहले भी एक क्लास में हमको वो समझाया था जी, कि एक कुंडली से सबका कैसे देखते हैं, हर एक उनका सबसे रिलेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंट,
इससे आप हजारों प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हजारों प्रेडिक्शन। अगर किसी ने इस रिलेशन को समझा तो वो कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकता है। यस मैं ये मानता हूं कि अगर सिर्फ उस सूत्र को आप सीख जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई पर्सन है उसका 10th हाउस जो उसके फादर का है, फादर का कैसा रहने वाला रिलेशन, कैसा नेचर रहने वाला पता चल जाएगा। ठीक है सर। फादर नेक्स्ट क्लास के, में हाँ, फादर की वाइफ, मतलब फादर से 7th, करेक्ट। वैसे वही हम सर, सारी वो चीजों को एक रिलेट करेंगे। वो एक थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब फादर और को ये हटा दें, आपकी सिबलिंग को लगा दें, 3rd हाउस आपके सिबलिंग होते हैं, सिबलिंग के बारे में बात हो जाती है। और बताइए। ओके सर। और ये थोड़ा सा मेडिटेशन ब्रीदिंग का आप बोल रहे थे कि आप सिखा देंगे थोड़ा। हाँ, वो हम बताएंगे आपको, स्वर हाँ क्लासेस में बताएंगे, लास्ट लास्ट फ्यू क्लासेस जब बचेंगे तो हम आपको करवाएंगे, और वो बताएंगे स्वर कैसे हम ज्ञान कर, के बारे में भी कुछ बोलने वाले थे वो उसी में इसलिए। इंक्लूड होगा। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। लास्ट क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रैक्टिसेस आप रेगुलर लाइफ में करें तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होता है। मैं आपको 21 दिन में गारंटी दे सकता हूं कि सिर्फ आपको अगर ओम चैंटिंग करना आ जाए जैसे मैं बताऊंगा तो 21 दिन में आपकी लाइफ में चेंज आएगा, मतलब आएगा। अगर आपने जिस जिस भी इंटेंशन से उसको करा है, 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये हम आगे सीखेंगे। अभी हम धीरे धीरे प्लैनेट्स, कारक तत्व, घर को कंप्लीट करते हैं जिससे कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन ना रहे। मैं चाहता हूँ कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे ना, हाई लेवल की बातें करेंगे, एडवांस चीजों के बारे में बातें करेंगे, तो उस समय कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर ये एक्सपेंस की बात कर रहे हैं आप, तो आप 12th हाउस की बात कैसे कर रहे हैं, सर कर्म की बात में यही कौन सा हाउस आ गया। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर हम लोग वैसी बातें भी करेंगे। जब हायर लेवल की बातें होती है तो छोटी बातें होती है ना, तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। इसलिए अभी आप लोग सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स बार बार देखिए, चीजों को समझिए। कुछ क्वेरीज आता है ना, आप लोगों के पास तो क्वेरीज नहीं है। मैं जब पढ़ता था ना पहले, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेरीज होते थे, ये कैसे, ये कैसे। ये नहीं कि आगे की चीजें जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास क्वेरीज आना चाहिए। आपके पास क्वेरीज नहीं है मतलब हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है जी, आज के लिए इतना रहने दें। सर ये 10th हाउस के बारे में आपने जो बताया ना कि ये जी। कर्म का भाव है, हम्म। तो आप बोल रहे थे कि अगर अपने वास्तु में वो जो डायरेक्शन दिखाता है तो वो डायरेक्शन को अगर हम लोग करेक्ट करते हैं, वहां पे रखी चीजों को इम्प्रूवमेंट करेक्ट करते हैं करने से तो ज्यादा जरूरी है आप वहां जाते हैं कि नहीं, आपकी एनर्जी वहां हाँ जाती है कि हाँ एनर्जी नहीं, वहां वो जाती है। अच्छा, मतलब वहां तक आप लोग, मतलब उस जोन में आप रहते हैं क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। बराबर कोई डॉगी होता है, वो बराबर कैसे पहचानता है कि वो पर्सन वहां आया था या नहीं आया था। आप कुछ तो वहां छोड़ के जाते हैं। हर बराबर इंसान अपने पीछे कुछ छोड़ के जाता है। बराबर है। तो कर्म का हाउस जो है वास्तु में कौन सा जोन लेंगे एक्चुअली, ये आगे भी सीखेंगे। ट्रम्स और शनि का? धीरे हाँ हाँ चलिए किशोर जी, बहुत मजा आने वाला है ओके। अभी। नहीं नहीं वो तो है, बराबर जो आप जानते हैं सारी चीजों को भूल जाइए कुछ दिन के लिए। जो आप, अगर आपके पास कोई प्याला है भरा हुआ है, उसको खाली कर दीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। कुछ भी आप सही जानते बात हैं है, उन सारी चीजों को भूल जाइए, तब आप कुछ नया लेके जाएंगे। क्योंकि अगर ग्लास भरा रहे तो मैं डालता रहूंगा, वो कुछ नहीं होने वाला। सही बात है, बिल्कुल एक बच्चे बन जाइए, बेवकूफ बन जाइए, तब सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। सही बात है। ये बाद में सब एस्ट्रोलॉजी होने के बाद जब हम लोग एक्चुअली वास्तु को को रिलेट करेंगे, जब ये मालूम पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, ये कारक तत्व है, यही तो बेसिक्स है, पिलर्स है ना।